बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज़ादी के अमृत काल में बीजेपी के मुश्किल भरे दिन जो हैं या कहें तो कठिन काल की शुरुआत हो गई है। बिहार से बीजेपी के लिए मुसीबत भरे दिन शुरू हो गए हैं। कल नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया और एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा पेश किया और आज 8वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ तेजस्वी यादव ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तेजस्वी यादव भले ही उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन ये सबने देखा है कि इस बार तेजस्वी यादव का कद कितना ऊंचा हुआ है, सत्ता पर पकड़ कितनी मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में जो आए वो 2024 में रह पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार ने ऐलान भी कर दिया कि हम रहें या ना रहें, लेकिन वो 2024 में नहीं रहेंगे। नीतीश ने कहा है कि मोदी के खिलाफ सब एकजुट हों। आइए जरा नीतीश कुमार ने और क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार 2017 में तो वो जो एक हमने कर दिया और उसके बाद जो साथी आए और फिर जब साथी लड़े तो आप जरा हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है मुझको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। अब हो गया और देख लीजिए, अब सोच लीजिए जो वापिस फिर वहीं चले गए। तो ये थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पहले भी मोदी जी को चुनौती दे चुके हैं और भाजपा के खिलाफ जा चुके हैं, लेकिन इस बार माहौल और तेवर दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार अब सीधे केंद्र की सत्ता में मोदी के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करते हुए भी दिख रहे हैं और भाजपा से इस बार उनकी नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भाजपा ने उनके घर को तोड़ने की कोशिश की है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने अपने कई सहयोगी दलों को भीतर से तोड़ा और कमजोर किया, छोटा बनाया, यानी बड़े दलों को छोटा तक बनाया। ये देश ने देखा है, सब कुछ देखा है। इसीलिए नीतीश कुमार ने जब बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया तो इसकी तारीफ करते हुए एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाल में अपने संबोधन में कहा था कि क्षेत्रीय दलों का कोई भविष्य नहीं है और उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, देश में केवल भाजपा रहेगी। इस बयान से एक बात तो स्पष्ट है कि भाजपा अपने सहयोगियों को धीरे धीरे खत्म कर रही है, जो नीतीश कुमार की भी शिकायत है। आपको बता दूं कि शरद पवार जेपी नड्डा के उस बयान का जिक्र कर रहे थे। इस पूरे आप देख रहे हैं जो अभी आपके सामने हम पेश कर रहे थे, उसमें जो उन्होंने लिखा है कि साफ साफ वो जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं, जो हाल ही में बिहार में उन्होंने कहा था 2 दिवसीय बीजेपी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें बीजेपी को ये गुमान है कि देश पर अब केवल उसकी सत्ता चलेगी, लेकिन बिहार का घटनाक्रम कुछ और ही इशारा कर रहा है। इस बार देश को यह संदेश साफ तौर पर मिल गया है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना और उसका विकल्प बनना मुमकिन है।
शरद पवार, अखिलेश यादव जैसे नेता अभी नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष के बाकी बड़े नेता भी क्या उनका स्वागत करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या संयुक्त विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार बन सकते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। अगर विपक्ष एकजुट होता है और नीतीश कुमार को अपना नेता मान लेता है तो फिर यूपीए 3 जैसा कोई गठबंधन फिर नजर आ सकता है और तब बीजेपी को केंद्र की सत्ता में कड़ी चुनौती मिल सकती है। फिलहाल तो बीजेपी विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। 2024 तक उसकी बौखलाहट और कितनी बढ़ेगी ये देखना होगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आज मोदी जी ने कांग्रेस के 5 अगस्त के विरोध प्रदर्शन पर, जी हां, आज से ठीक 5 दिन पहले कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था, महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोला था काले लिबास में। लेकिन उस 5 दिन पहले का जो ये विरोध प्रदर्शन है वो अब 5 दिन बाद एक कुंठा भरी टिप्पणी से सामने आया है और वो कुंठा भरी टिप्पणी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के काले कपड़ों में विरोध को काले जादू से जोड़ दिया और कहा कि ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा, हताशा का काल समाप्त हो जाएगा। आइए जरा सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, काला जादू। साथियों, आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है। अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा, हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। साथियों, कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति से अलग हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम करती रहेगी।
तो सुना आपने काला जादू। जी हाँ, मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि विरोध के लिए काली पट्टी लगाना और काले कपड़े पहनने का चलन बहुत पुराना है। फिर भी उन्होंने इस काले जादू का नाम लेकर कांग्रेस की छवि बिगाड़ने की कोशिश की और इसके साथ ही कांग्रेस पर स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप भी लगा दिया है। जबकि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान को पूरी दुनिया जानती है और ये भी जानती है कि जिस संघ परिवार से बीजेपी निकली है उसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया था। तो सवाल ये है कि क्या मोदी जी का ये बयान बिहार में सत्ता से बेदखली के दर्द के रूप में आया है या इसकी टाइमिंग के पीछे कोई और रणनीति है? क्या बिहार से बीजेपी के मुश्किल भरे दिनों की और कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है? तमाम सवाल हैं दोस्तों, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी के लिए क्या कोई नई मुसीबत सामने है? आइए इसकी शुरुआत करते हैं और आगे जब बढ़ेंगे तो तेजस्वी यादव को भी सुनेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा ओथ लेने के बाद, यानी शपथ ग्रहण के बाद में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनेंगे। उससे पहले आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आगे बढ़ें और चलें सीधे हमारे तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट साथियों के बीच जो हमारे साथ अब मौजूद हैं। हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं हमारे साथ। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं। सुनील शुक्ल जी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक जी और साथ में दीपक कोचगवे जी, आपका स्वागत करता हूं दीपक जी। और हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हम लोग चर्चा बिहार से और बिहार होते हुए केंद्र, और केंद्र में अभी आप लोग सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक काला जादू याद आ गया और कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग भी जब कई बार हताश निराश होकर के काला जादू की ओर जाते हैं, हालांकि हम भी पढ़े लिखे हैं, शायद हमारे पांचों साथी जो इस पैनल में मौजूद हैं कभी भी शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उधर नहीं गए होंगे। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस ने जो किया 5 तारीख को यानी 5 अगस्त को, वो हम सब ने किया है समय समय पर, छात्र जीवन में या ऐसे भी, वो करना अगर काला जादू है तो चलिए वो उस काला जादू के फेर में हम लोग पड़ चुके हैं। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव को भी सुनना जरूरी है। नीतीश कुमार को आपने सुन लिया, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लिया, आज एक नया चैप्टर काला जादू का खुला है। वो कब तक चलेगा ये भी चर्चा में रहेगा आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, ये सरकार जो है महागठबंधन की सरकार, यही असली गठबंधन है और मजबूत गठबंधन है और मजबूती के साथ हमारा सरकार जो है चलेगा। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो उन्होंने निर्णय लिया, निडर निर्णय था और आज हर एक के चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है, सब लोग उत्साहित हैं और हम लोगों ने जो समर्थन किया उसको आप बखूबी देख सकते हैं कि हर कोई देश का ये बोल रहा है कि जो बिहार ने कर दिखाया है वो अब देश को करके दिखाना है। महंगाई की मार, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक शक्तियों का बोलबाला, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को कब्जाना, हर तरीके से लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में ये सब लोग लगे हुए थे। सारे रीजनल्स पार्टी को खत्म करने में लगे हुए थे और हम लोग समाजवादी लोग हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। ये लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड जो समाजवादी लोग हैं उनको खत्म करने में लगे थे। तो हम लोगों का दायित्व है कि अगर ऑपोजिशन को खत्म करोगे, अगर आप जो है कब्जाना चाहते, हर मुल्क में हर राज्य में आपका मुख्यमंत्री हो, आपकी सरकार हो, ऑपोजिशन ना हो, इसका मतलब ऑपोजिशन नहीं तो लोकतंत्र नहीं। यानी आप बिहार की जननी, जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, वहां आप चैलेंज देते हैं खत्म करने की, तो ये नहीं होता। अभी देखिए, आप स्पष्ट जान लीजिए, हम हो या आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, हम लोगों को चाहे कोई पद पे रहे या पद पे ना रहे, हमको जनता के प्रति काम करना।
तो सुन रहे थे आप नीतीश कुमार के बाद आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अभी सुन रहे थे आप उप मुख्यमंत्री अब बन चुके बिहार के और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को। बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात अपनी रख रहे थे। सीधा आना चाहूँगा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काला जादू भी आपने सुन लिया नीतीश कुमार को भी सुना आपने, इधर तेजस्वी यादव को भी। क्या कुछ कहेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस पूरे घटनाक्रम में अब केंद्र की राजनीति पर सबकी नज़रें टिक गई हैं। बिहार की राजनीति में जो कुछ होना था वो हो गया, और ये साफ नज़र आ रहा है कि अगले 2 साल में, यानी कि जब आम चुनाव होगा 2024 में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। यानी कि परेशानी जो है वो इधर बढ़ने वाली है केंद्र में बीजेपी की तरफ। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को डॉक्टर पाठक? राजीव जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के इस बयान पर संक्षेप में बात कर लें। काला जादू, अंधविश्वास वगैरह वगैरह। सच कहूं तो एक नागरिक के तौर पर, पत्रकार तो मैं बाद में हूं, पहले मनुष्य हूं, नागरिक हूं, मतदाता हूं, तीनों ही रूप में मुझे सचमुच आंतरिक खेद होता है कि देश का मुखिया किस स्तर की बात करता है। जिनकी खुद की डिग्री संदिग्ध है, वे पढ़े लिखे लोगों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि काले कपड़े पहनकर विरोध करना अंधविश्वास है, काला जादू है। जो पार्टी खुद आजादी के बाद 60 साल विपक्ष में रही, न जाने कितने आंदोलन हुए होंगे जिसमें काली पट्टी बांधकर विपक्ष के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे होंगे। हम लोग छात्र राजनीति में रहे, हमने भी इस तरह के आंदोलन किए हैं। अंधविश्वास की बात वे कर रहे थे। अंधविश्वास तो वो था राजीव जी कि राफेल विमान जब लेने हमारे रक्षा मंत्री गए तो नींबू मिर्च उस पर, उसके पहियों के नीचे रखे जा रहे थे, नारियल रखा जा रहा था। वो अंधविश्वास था। काले कपड़ों से उन्हें ऐतराज है। वे तो गंगा में डुबकी लगा रहे थे काले कपड़े पहनकर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी डुबकी लगा रही थी। अपने अनन्य मित्र अमित शाह के बेटे की शादी में प्रधानमंत्री काले कपड़े पहनकर गए थे। तो वे कौन सा काला जादू करने गए थे हमें नहीं पता। और सच कहूं तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक वैज्ञानिक राष्ट्र राज्य में, जहां के देश के मुखिया को वैज्ञानिक से चेतना का विस्तार करना चाहिए, वहां देश का मुखिया वर्ल्ड साइंस कांग्रेस में कहता है कि हमारा विज्ञान, हमारा जो प्लास्टिक सर्जरी थी हमारे देश में, वो हजारों साल पहले इतनी विकसित थी कि गणेश जी के सर पर हाथी का सर प्लास्टिक सर्जरी से लगा दिया गया था। विश्व विज्ञान कांग्रेस में राजीव जी, तो वे आज अंधविश्वास पर, काले जादू पर ज्ञान बांट रहे हैं, तो उन्हें मैं शत शत प्रणाम करता हूं। सच कहें तो वे इस लायक भी नहीं है कि हम और आप उनके बारे में विमर्श करें, लेकिन वे जिस पद पर बैठे हैं इसकी वजह से ये बात करना पड़ रही है। अब मूल विषय पर आते हैं, बिहार के। बिहार में जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है उसे मैं इस रूप में देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सत्ता, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, उनका जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा निर्बाध रूप से दौड़ा चला जा रहा था, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक, कर्नाटक से महाराष्ट्र, फिर झारखंड होते हुए उसे बंगाल इत्यादि पहुंचना था। उस घोड़े की रास चाचा भतीजे ने पाटलिपुत्र के मैदान में थाम ली है। अगर इसको राजनीतिक और अखबारी भाषा में अगर हम शीर्षक लगाना चाहें तो एक बहुत साधारण शीर्षक होगा कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की राजनीति के गाल पर तमाचा जड़ दिया है। यह अखबारी भाषा है, ये कोई अशालीनता नहीं है, कोई अभद्रता नहीं है। अखबारों में हम लोग ऐसे शीर्षक लगाते रहे और इस तमाचे की अनुगूंज बहुत दिनों तक 7 लोक कल्याण मार्ग के अंतःपुर में सुनाई देती रहेगी। अब इसके आगे जो प्रभाव होंगे, आगे इससे जो संकेत निकल कर आएंगे और आगे क्या क्या होने वाला है, इसको लेकर जो विमर्श चल पड़ा है कि नीतीश कुमार 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं या हो जाएंगे, या उन्होंने सीधी चुनौती प्रधानमंत्री के रूप में दे दी है नरेंद्र मोदी को। इतने भाग से मैं सहमत हूं कि यह चुनौती सीधे नरेंद्र मोदी को है, भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व को है।
लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बन जाएंगे या उन्हें तमाम सारा जो विपक्ष है, बाकी जो राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एनसीपी है, ये लोग स्वीकार करेंगे, ऐसा मानना अभी जल्दबाजी है। मुझे ऐसा लगता है कि कल जो घटनाक्रम हुआ, कल से अब तक जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शिकस्त हुई है, जो मात हुई है इस चौसर पर, उसे थोड़ा सा डिरेल करने के लिए नैरेटिव बनाया जा रहा है राजीव जी। एक तरह से इस तरह का सिनेरियो बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो जाएंगे, नहीं तो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया है, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री तो तब बनते हैं जब वे मुख्यमंत्री रह पाते। अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आयकर विभाग, सीबीआई, एनआईए, सब उसके घटक दल हैं, बड़े सम्मान के साथ हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अगर एनडीए के ये सारे घटक दल मिलकर बिहार में एकनाथ शिंदे खड़ा करने की तैयारी में कामयाब हो जाते, उस ऑपरेशन लोटस में कामयाब हो जाते, तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री तो छोड़िए मुख्यमंत्री नहीं रह पाते। तो ये थोड़ा ज्यादा विस्तार देने की कोशिश है। अभी जल्दबाजी है, 2024 में समय है। यद्यपि नीतीश कुमार ने खुद कह दिया है कि 2014 में जो आए थे वे 24 में आएंगे कि नहीं, ये देखना होगा, नहीं आएंगे, ऐसा उनका भाव था उसमें। तो ये सच है कि 2024 की तैयारी में एक आघात लगा है बीजेपी को, खास तौर से सीधे नरेंद्र मोदी, अमित शाह को, क्योंकि लगातार मिलती हुई सफलताओं ने उनके मनोबल को ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। वे जो चाह रहे थे वो कर रहे थे। मध्य प्रदेश का सफल ऑपरेशन, कर्नाटक का, फिर महाराष्ट्र का, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे बताशे की तरह निगल जाएंगे विपक्षी दलों को। अगले चरण में जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे कि सचमुच में क्या भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में है, या विपक्ष का मनोबल मुख्यधारा के मीडिया और एक परसेप्शन बिल्डिंग से इस तरह तोड़ दिया गया कि विपक्ष कहीं है नहीं, कांग्रेस कहीं है नहीं, मोदी का कोई विकल्प नहीं है, मोदी अजय है, भारतीय जनता पार्टी अपराजय है। इसको आंकड़ों के आधार पर हम बात करेंगे। फिलहाल मैं ये मानता हूं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर होना, हिंदी में खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए करारी मात है। ये शह मात के खेल में फिलहाल नीतीश कुमार, कांग्रेस, लालू यादव, तेजस्वी यादव बढ़त बनाए हुए हैं, और देखा जाए तो मोदी शाह के कद को उन्होंने छाट दिया है 2 इंच। जी राजीव जी बिल्कुल। काला जादू से लेकर बिहार तक की हम चर्चा कर रहे हैं। काला जादू जो साथी बाद में जुड़े हों, आप सबको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, बाद में फिर से एक बार उनकी बाइट को हम चला देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है, संक्षेप में आपको बता दूं कि 5 तारीख को जो कांग्रेस ने किया था विरोध प्रदर्शन, काले कपड़े पहनकर, उन कपड़ों में, उन लिबास में जो कांग्रेस जो कुछ कर रहे थे वो काला जादू की तरह ही है। अब वो कैसा है, क्या है, और उनकी बात पूरी थोड़ा सा, क्योंकि एक बड़ा है, मैं कहूँगा हमारे प्रोड्यूसर से कि थोड़ा और शॉर्ट कर लें उनकी बाइट को और बाद में उसको चलाने की हम कोशिश करें। लेकिन क्या बिहार का घटनाक्रम एक जोरदार झटका है? हालांकि अखबारी भाषा में तमाचा का यूज कर रहे थे हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी, लेकिन एक झटका भी कह सकते हैं, थोड़ा सा और शालीन लगेगा, इसलिए मैं यहाँ झटका यूज कर रहा हूँ और समझने की कोशिश करते हैं। सुनील शुक्ल जी, आपके पास आना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको, क्या ये एक बहुत बड़ा झटका है और उसी की परिणति हम देखें कि आज प्रधानमंत्री भाषण किसी और चीज पे देना था लेकिन काले लिबास और काला जादू पे आ गए? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, जो बिहार में हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी के अजेय और अपराजेय होने का जो एक भाव, एक परसेप्शन जो पूरे देश में बनता चला जा रहा था, उस बहुत टिप्पणी है और उस पर एक बड़ी कड़ी चोट है ये, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर किया है नीतीश कुमार ने। देखिए, आप पूरे घटनाक्रम को समझिए। अगर मान लीजिए कि एक संदेश देने की कोशिश किया है किस तरह से नीतीश कुमार ने, अगर वो चाहते नीतीश कुमार तो राज्यपाल से कहते कि भारतीय जनता पार्टी के इन मंत्रियों को मैं अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित करता हूं और इन लोगों को मैं शामिल करता हूं।
यह बात ये हो जाती कि ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से वो बाहर हो जाते, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। एक सामान्य घटना को उन्होंने जाके इस्तीफा दिया और उसके बाद अन्य जो बिहार के जन दल हैं उनके साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, यानी कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ी कर दी। और यह चुनौती, जो संदेश निकला है यहां से, जो चिंगारी निकली है, इस पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के अभियान में पलीता लगा दिया। देखिए उत्तर देश की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी जो हिंदी बेल्ट है उसमें अपने आप को अजय बनाने की कोशिश बनाने का एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। यह संदेश देने की कोशिश की रही कि अगर आप हमको वोट देंगे तब तो हम सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे, हमको अगर आप वोट नहीं देंगे तब भी हम ही सरकार बनाएंगे। और जिसकी सरकार चाहेंगे वो सरकार चलेगी, जिसकी सरकार नहीं चाहेंगे उसकी सरकार गिरेगी। ये जो संदेश एक परसेप्शन बनता जा रहा था, एक नैरेटिव बनती जा रही थी, उससे पूरा पलीता लगाया है नीतीश कुमार ने। दूसरी चीज की जो सुषुप्तावस्था में विपक्ष पड़ा हुआ था, उस विपक्ष को एक ताकत इन्होंने दी और यह दिया है कि अगर विपक्ष एक साथ मिलकर के खड़ा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से चुनौती दी जा सकती है। आज आप देखिए कि जितने विपक्षी दल हैं, जो अच्छे नेता कुछ कोई नहीं बोल रहे थे, सबकी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। हालांकि जरूर है कि ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया मैंने कहीं पढ़ी नहीं, मुझे इस बात का हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे उनकी प्रतिक्रिया कहीं पढ़ने को नहीं मिली। और ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरीके से अपनी राजनीति की, उससे विपक्षी राजनीति में एक और तरह की निराशा डेवलप हुई। नीतीश कुमार ने इन निराशाओं से विपक्षी राजनीति को बाहर निकाल लिया। दूसरी चीज यह है कि अब ये जो बिहार में हुआ है, अब स्थिति क्या होगी कि बिहार में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सहयोगी दल नहीं रह गया और बिहार में बिना सहयोगी दल के भारतीय जनता पार्टी, राजीव जी, खत्म हो जाएगी। इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यह नीतीश कुमार का उपयोग करके यह अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरीके से इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की और इन्होंने नीतीश कुमार को समेटने की कोशिश की। सुनील शुक्ल जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन फिर से जैसे जुड़ते हैं उन तक हम आएंगे। सीधे दीपक जी आपके पास आना चाहूँगा, आवाज़ हमारी आप तक आ रही होगी। दीपक कोचगवे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखते हैं, जानते हैं और साथ में एक लंबा समय उन्होंने गुजारा है, खासकर बिहार में पत्रकारिता करते हुए। इसलिए भी समझना चाहेंगे हम कि बिहार में दीपक जी 2 दिन पहले हम लोग बैठे थे, बातचीत हो रही थी बिहार में क्या कुछ होने वाला है और उस दिन हम लिख रहे थे कि गिरने वाली है बिहार की सरकार। लेकिन अब नीतीश कुमार ने बिहार की सरकार से भाजपा को आउट कर दिया है और अब न सिर्फ बिहार की सरकार से आउट, अब भाजपा को डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो जो कहा जा रहा है कि 2024 में भी ऐसा ही कुछ हो जाए। क्या कुछ किस ढंग से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? राजीव जी, आज ऐसा है कि मैं घर से बाहर हूँ, नेट पर हूँ, नेट स्लो चल रहा है, मैं कुछ बोल देता हूँ। बिहार में एक तरीके से आप अगर माने तो नीतीश कुमार ने खुल्ला कन्फ्रंटेशन जो होता है प्रधानमंत्री से डायरेक्ट ले लिया और आज उन्होंने कहा कि वो गुजरात जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस के। पहला। दूसरा, उन्होंने कह दिया कि 214 नहीं है 224 है, यानी 2014 नहीं है 2024 है और उसमें आप कहां तक टिक पाइएगा, यानी उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया। पहला। दूसरी बात ये हुई कि जो सत्ता में बैठे हुए थे आज सड़क पर बैठ गए और धरना करने लगे, धरना होना लगा और नीतीश कुमार के खिलाफ पूरा पलटू राम और ये सारी बातें होती चली गई। सवाल उठा वहां, उनका कहना था कि नीतीश जी ने धोखा दिया, पलट दिया हम लोगों को, तो और ये पलटू राम की बात उन्होंने कही। मगर याद कीजिए 2000 सुशील कुमार मोदी के प्रेशर पर सुशील कुमार मोदी ने एक सप्ताह पहले तेजस्वी यादव के जमीन के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके बाद नीतीश कुमार ने एक्सप्लेनेशन पूछा था
और उन्होंने तुरंत शामिल करा लिया था अपने पार्टी में। तो उस समय जनादेश का ख्याल उनको नहीं था। अभी तो जनादेश का ख्याल है कि जनादेश का उल्लंघन हुआ है। उस समय महागठबंधन के लोग भी नीतीश कुमार के बारे में कहते थे कि गठबंधन का जनादेश का उल्लंघन हुआ है। ये सारी बातें हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि 60 पार्टियों के साथ नीतीश कुमार मजबूत विपक्ष देने की तैयारी में है बिहार में, और बीजेपी अलग थलग पड़ चुकी है। सिर्फ एक चिराग है, चिराग जल रहा है, वही चिराग पर है और उनके पास कोई कुछ नहीं है। सुशील कुमार मोदी फिर पैक हो गए हैं पटना, क्योंकि सुशील कुमार मोदी जब भी थे तो नीतीश कुमार को उन्होंने बहुत तरीके से बांधकर प्यार से मित्रता से दोनों की जोड़ी का जिक्र होता था। अब वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही स्टाइल किए कि 10 तेजस्वी जेल जाएंगे और उन पर केस है, और एक है नीतीश कुमार के खिलाफ भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं से अब बीजेपी ये समझ गई है कि हमें सड़क पर आना होगा और अब इनके हर एक मुद्दे को हमें लड़ना होगा और हमें अपना नेता पैदा करना होगा। अब बैसाखी की बात नहीं चल रही है, हमें अपना नेता चुनना होगा, क्योंकि अब धोखे में नहीं रहे। मगर जहां तक चुनाव का मामला है, जिस तरह से कास्ट फैक्टर आ गया है इस 7 गठबंधन में, 24 की स्थिति आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। आगे कौन सा देशभक्ति का जलवा फिर चलेगा वो नहीं जानता। मगर आज की तारीख में समीकरण के हिसाब से ये मजबूत है। और नीतीश कुमार ने कहा कि मैं गुजरात जा रहा हूं दशहरा के बाद और वहां मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करूंगा। अब लगता है कि कुछ विपक्ष में एक जोश आया है। अब आगे कौन इनको एक्सेप्ट करता है, इस गठबंधन को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ये करता है, ये आने वाला समय बताएगा। मगर आज की तारीख में आपको देखने में लगा 4 दिन पहले अपने चैम्बरों में बैठकर फाइल करते थे मंत्री, आज सड़क पर है। गिरिराज सिंह कुछ बोल रहे हैं, नित्यानंद राय कुछ बोल रहे हैं, और सफर में दिखे सुशील कुमार मोदी। ये एक एडवांटेज दिख रहा है कि मोदी को फिर कहा गया है। जानते हैं मोदी लालू प्रसाद की नस को और उनके हर एक चीजों को बड़े बाखूबी तरीके से जमा करके रखते हैं। तो अब हो सकता है आने वाले दिनों में इनका प्रहार अब ईडी से हो, सीबीआई से हो, जो भी हो, बहुत स्थिर रहने देने की गुंजाइश नहीं दिखती है सरकार। जी, दीपक कोचगवे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिहार की राजनीति और आज जो नई बात यहाँ जोड़ रहे हैं। जी दीपक जी की आवाज बढ़ाइए। जी, आज क्षमा करेंगे क्योंकि नेट खत्म हो रहा है, फिर हम ऑफ हो जाएंगे। आज घर पे नहीं है मेरा सारा। बहुत सारी बातें आपने यहाँ रख दी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आने वाले समय में जो गुजरात में चुनाव है उसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं गुजरात जाऊंगा और बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। अच्छा, ललन सिंह ने भी नया डेवलपमेंट है जो आपके जरिए हम यहाँ सुन पा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब ओथ ले चुके थे, शपथ ग्रहण समारोह समापन की ओर था और मीडिया से चर्चा करते हुए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनते हैं और उसके बाद सीधे आना चाहूंगा प्रशांत टंडन जी के पास में। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, आइए सुन लेते हैं। पिछली बार 17 में तो वो जो एक हमने कर दिया और उसके बाद जो साथी आए और फिर जब साथी लड़े तो आप जरा हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है मुझको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे
इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। अब हो गया और देख लीजिए, अब सोच लीजिए जो वापिस फिर वहीं चले गए। तो ये सुन रहे थे आप, नीतीश कुमार अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इनके बाद क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, वो भी जरा सुन लेते हैं। देखिए, ये सरकार जो है महागठबंधन की सरकार, यही असली गठबंधन है और मजबूत गठबंधन है और मजबूती के साथ हमारा सरकार जो है चलेगा। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो उन्होंने निर्णय लिया, निडर निर्णय था और आज हर एक के चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है, सब लोग उत्साहित हैं और हम लोगों ने जो समर्थन किया उसको आप बखूबी देख सकते हैं कि हर कोई देश का ये बोल रहा है कि जो बिहार ने कर दिखाया है वो अब देश को करके दिखाना है। महंगाई की मार, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक शक्तियों का बोलबाला, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को कब्जाना, हर तरीके से लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में ये सब लोग लगे हुए थे। सारे रीजनल्स पार्टी को खत्म करने में लगे हुए थे और हम लोग समाजवादी लोग हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। ये लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड जो समाजवादी लोग हैं उनको खत्म करने में लगे थे। तो हम लोगों का दायित्व है कि अगर ऑपोजिशन को खत्म करोगे, अगर आप जो है कब्जाना चाहते, हर मुल्क में, हर राज्य में आपका मुख्यमंत्री हो, आपकी सरकार हो, ऑपोजिशन ना हो, इसका मतलब ऑपोजिशन नहीं तो लोकतंत्र नहीं। यानी आप बिहार की जननी, जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, वहां आप चैलेंज देते हैं खत्म करने की, तो ये नहीं हो सकता। अभी देखिए, आप स्पष्ट जान लीजिए, हम हो या आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, हम लोगों को चाहे कोई पद पे रहे या पद पे ना रहे, हमको जनता के प्रति काम करना। तो पद पर रहें या न रहें, लेकिन जनता के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, काम करना चाहिए। और वही कह रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव। अगर देखें तो पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास इनमें दिखाई दे रहा है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आप याद कीजिए 2020 का जो चुनाव था, उस चुनाव में प्रशांत टंडन जी 2020 के चुनाव में लगभग ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सरकार इनकी आ रही है। लेकिन आते आते चली गई और 2 साल बाद अब देख रहे हैं हम कि सरकार इनके हाथ में आ गई है। लेकिन उस समय अपोजिशन में जिनके खिलाफ पलटू चाचा और पलटू राम क्या क्या नहीं कहते थे, तेजस्वी यादव आज चाचा के पैर छूते हुए दिखाई दिए। उसी ओथ सेरेमनी में सबसे पहले मंच पे पहुंचते हैं और अपने चाचा यानी नीतीश कुमार के पैर छूते हैं और फिर बगल में वो बैठाते हैं। ये तस्वीर भी आज सबने देखी है, देश दुनिया ने उस तस्वीर को भी देखी है। चलिए, तस्वीरें बहुत सारी हम देखेंगे, लेकिन एक तस्वीर जो सियासी तस्वीर हिंदुस्तान की है, वो ज़रा आपके नज़रिए से हम देखना चाहते हैं कि क्या कुछ अब आप देख रहे हैं। क्या एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है बिहार में, सत्ता परिवर्तन, और उसके साथ साथ बीजेपी के लिए। कहां बीजेपी गई थी पटना ये कहने के लिए कि अब देश में सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी, जो अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तो हमारी पार्टी के साथ हो लो। और उसी पटना में अब ऐसी स्थिति हो गई कि बिहार में बीजेपी सत्ता से आउट हो गई है। क्या कहेंगे? जी, मैं 3 खंडों में इसका जवाब दूंगा। एक तो ये कि जो बिहार का घटनाक्रम है ये हुआ कैसे और इसका आज की पॉलिटिक्स में मायने क्या है और भविष्य की राजनीति में यहाँ से क्या संदेश जा रहा है। तो देखिए, जब मई में आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने राज्यसभा न भेजने का फैसला किया था, उल्टी गिनती वहीं से शुरू हो गई थी। और ये सब कोई पिछले 48 घंटे में नहीं हुआ है, पूरी लंबी तैयारी के साथ हुआ है और इसमें कांग्रेस ने बड़ा रोल प्ले किया है। इसीलिए नीतीश कुमार का वो बयान भी आप देख लीजिएगा, जब उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया है। वो धन्यवाद क्यों दिया है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो नीतीश कुमार जी को लगभग इनकी पार्टी का थ्रेट, पार्टी पे थ्रेट था
बिल्कुल महाराष्ट्र की लाइन पर, और महाराष्ट्र से भी बुरा। और नीतीश कुमार जी ने ये फैसला किया है बहुत सोच समझकर, और ये बहुत तरीके से किया गया है। आप देखिए कि जून के महीने में ओवैसी की पार्टी के 4 एमएलए आरजेडी में आए। वो क्यों लाए गए 4 एमएलए? वो 4 एमएलए इसलिए लाए गए क्योंकि आरजेडी को सदन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया जा सके। जून से पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी। आज अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती तो वो गवर्नर के सामने कॉम्प्लिकेशन पैदा करती। तो जून में 30 जून के आसपास वो 4 एमएलए आए, इनकी संख्या 80 हुई। वो पूरा प्लान का हिस्सा था। जिनको ये चाणक्य कहा जा रहा है, वो चाणक्य को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद लगातार सोनिया गांधी से बात हो रही है इनकी, नीतीश कुमार की। तो ये बहुत प्लान तरीके से किया गया ताकि कानूनी अड़चन, संवैधानिक अड़चन वो सब ना आए, और सिंगल पार्टी आरजेडी को बनाया गया और सब कुछ ध्यान में रखा गया। अब इसमें 2-3 चीजें मौजूदा पॉलिटिक्स में क्या हुई हैं राजीव जी। एक तो राज्यसभा में 5 इनके एमपी हैं आरजेडी के, वो सॉरी जेडीयू के, वो अब विपक्ष में हो गए। उससे निर्भरता इनकी बढ़ गई आंध्र प्रदेश में आरसीपी पे, बीजेडी पे, उड़ीसा में। तो यानी अब उड़ीसा में और आंध्र में ईडी नहीं जा सकता। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए जो ये सरकारें गिराने का जो पूरा पकड़ चल रहा था विपक्ष की, उसमें अब लगाम लगेगी। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र जो है वो आखिरी प्रोजेक्ट था ईडी का। ईडी की हवा निकाली कांग्रेस के प्रदर्शन ने, और ईडी की हवा नीतीश कुमार के इससे निकाल दी। जहां तक बात है कि नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता में आएंगे या पीएम की दौड़ में आएंगे, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार एक भी ऐसा काम करेंगे जो कांग्रेस को इरिटेट करे, जो कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ हो। क्योंकि कांग्रेस के चाहने से ही ये हुआ है जो बिहार में हम देख रहे हैं। ये डील कांग्रेस ने ब्रोकर की है, वरना शायद ये नहीं हो पाती। जिस तरीके की दुनिया थी जिसकी चर्चा आप सब लोग कर रहे हैं, किस तरीके से वो पलटू चाचा वगैरह कहते थे, तो ये तो कांग्रेस ने इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया है। नीतीश कुमार एक भी चीज ऐसी नहीं करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके नीतीश कुमार केंद्र की पॉलिटिक्स में जाए, क्योंकि उनका रास्ता खुलेगा अगले मुख्यमंत्री पद के लिए। और शायद ये ऐसा हुआ भी है कि एक समय के बाद वो अदला बदली होगी। देखिए राजीव जी, 1980 के में बीजेपी का गठन हुआ। 1980 से लेके आज तक बिहार एक ऐसा हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री कभी बन ही नहीं पाया। और इस वक्त के डेवलपमेंट से तो लगता है कि निकट भविष्य में ये संभव भी नहीं है। कितना भी काला जादू कर लें, ये अब संभव नहीं है। क्योंकि वहां की दूसरी चीज क्या है राजीव जी, कि जो राजनीतिक गठबंधन हमको दिख रहा है उसकी तह में एक बड़ा सामाजिक गठबंधन है जो लालू यादव ने वहां बनाया है। वो सामाजिक गठबंधन एमवाई से आगे जा चुका है, उसका विस्तार हुआ है, उसकी परिध्वनि हमको दिखाई देती है राजनीतिक गठबंधन में। ये तो अगर सामाजिक गठबंधन मजबूत नहीं होता है तो राजनीतिक गठबंधन नहीं चलते हैं। उत्तर प्रदेश का हम हाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सामाजिक गठबंधन नहीं है मायावती और अखिलेश के बीच में, या तमाम सारी पॉलिटिकल सामाजिक फोर्सेस के बीच में। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में लालू यादव ने एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाया है, और वही नतीजा है कि लगातार देखिए कि 2015 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वो मुख्यमंत्री है नहीं, अलग बात है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है।
एक और मैं उदाहरण दे दूं कि पिछली बार नीतीश कुमार 2015 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, सीटें आई थी 45, सॉरी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, सीटें आई थी उनकी 71, और इस बार वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, उनकी सीटें आई 45। तो कहीं ना कहीं वो जो लालू यादव का जो गठबंधन है सामाजिक, वो काम करता है। और 2024 के लिए देखिए यहां से एक उसको गुब्बारे को सुई तो चुभा दी गई है। और इनका जो, जैसा सुनील जी कह रहे थे कि जो एक परसेप्शन बन गया था कि जो भी चाहते हैं कर लेते हैं, वो परसेप्शन पे तो रोक कब लग जाएगी। और इनके लिए गुजरात और आगे आने वाले कर्नाटक या हिमाचल के चुनाव में भी इसका असर दिखाई देगा। राजीव जी, बिल्कुल, गुजरात का चुनाव और हिमाचल का चुनाव सामने है, लेकिन एक हमारे साथी हैं ओम प्रकाश तिवारी जी, कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव होगा भी या नहीं होगा, ये भी है एक संकट है। ये बात भी लोग पूछ रहे हैं और बिल्कुल बहुत सही वाजिब सवाल कर रहे हैं यहाँ पर ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथी, और ऐसे ही कई साथी जावेद इकबाल जी हैं जो कांग्रेस के एग्रेसिव होने के बाद ही नीतीश जी ने ये एक्शन लिया है, ये कह रहे हैं। तो कई सारे जो हमारे साथी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी बात, अपने विचार रखते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें रखते हैं। बीच बीच में उन बातों को मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक पहुंचाता रहूं, और वही करता रहता हूं। और शकील अहमद जी कह रहे हैं कि प्रशांत टंडन जी ने बहुत सरल तरीके से अपनी बात रख दी है, यहाँ पर रख रहे हैं आप। तो लेकिन आगे बढ़ें, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप क्या कुछ देख रहे हैं? हम लोग भविष्य की बात कर रहे हैं, बीजेपी की नई मुसीबत की बात कर रहे हैं, और साथ में ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जो कहा जा रहा है, जिस क्लियर पिक्चर की बात यहाँ सामने आ रही है। और जैसा अगर प्रशांत जी की बात समझें हम, चाहे प्रशांत जी से पहले सुनील शुक्ल जी की बात समझें, या डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर राकेश जी की बात, राकेश पाठक जी की बात हम देखें, तो हमको समझ में आएगा कि क्या कुछ यहाँ है। मैं ज़रा अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि ज़रा डॉक्टर राकेश पाठक जी का नाम गलत जा रहा है, उसको ठीक भी कर दें। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं, ज़रा बताइए। देखिए राजीव जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को शायद एक चीज समझ में आ गई है कि अब ईडी के बल पे अब राज्यों में सरकारें बनाई नहीं जा सकती हैं। अगर समझदार लोग हैं और राजनीति समझते हैं अच्छे तरीके से, मुझे लगता है समझते ही होंगे जब पूरा देश चला रहे हैं, तो ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी कि ईडी के जरिए अब राज्यों में सरकारें नहीं बनाई जा सकती हैं। ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी। और जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि ईडी की हवा जो थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रदर्शन ने पहले निकाल दी। जिस तरीके से महंगाई के बाद प्रदर्शन हुआ और ईडी के दफ्तरों पर प्रदर्शन हुआ उनकी पूछताछ के समय, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के समय, और अब बिहार में ये सरकार बनके ये जो था वो हवा निकाल दी। हालांकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह आभास था कि इस तरीके का कुछ खेल हो सकता है, तो इसलिए थोड़े दिन पहले ही लालू यादव के जो सहयोगी थे, भोला यादव, उनकी गिरफ्तारी करवाई गई और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर ज़्यादा काम न करोगे तो ईडी जो है वो पहुंचेगी। लेकिन अब ईडी कहाँ पहुंचेगी, कहाँ नहीं पहुंचेगी, वो तो एक अलग का सवाल है। कहाँ पहुंचेगी, कहाँ नहीं पहुंचेगी, किस तरीके से इनसे निपटा जाएगा, वो भी सब चीज़ें ठीक है। लेकिन ये चीज़ समझ में आ गई है कि अब ईडी का डर जो है वो शायद निकलना शुरू हो जाएगा और बहुत सी चीज़ें अब सामने आकर खुलेंगी। दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाएंगी और 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उस तरीके से एक छत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं रह जाएंगे जिस तरीके से अभी तक बने हुए। क्योंकि ये झटका सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे भी ज़्यादा बड़ा झटका जो है ये उनके जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनके लिए है कि उनके होते हुए जो है वो बिहार में जो थी भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो गई और दूसरी सरकार वहाँ बन गई। तो ये बड़ा झटका जिस तरीके से है, एक तो वैसे ही संकट था कि जनता सरकारें बना के दे नहीं रही है, जनता चुनती नहीं है और ईडी के बल पर सरकारें बनानी पड़ती हैं। और अब ईडी के बल पर भी अगर सरकार अपनी बच नहीं पा रही है, बनाना दूर की बात है, मतलब जिस सरकार में आप शामिल हैं वो भी नहीं बच पा रही है, तो फिर ना ईडी काम की रही, ना चढ़ा के काम के रहे और जनता पहली साथ नहीं है। तो ये बड़ा संकट 2024 के लिए जो है वो तैयार होता जा रहा है। दूसरा 2024 में एक और बड़ा संकट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा कि ये गठबंधन 2024 में जिस तरीके से काम करेगा, तो जाहिर सी बात है कि कल नीतीश कुमार
कह रहे थे या उनके लोग कह रहे थे कि हम सब के सब जीत लेंगे 40 के 40 जो है। अब वो 40 के 40 जीतने या दावा कुछ भी हो, लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के हलक में आ जाएगी। और जो 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, मतलब उनके गठबंधन के पास थी बिहार से, अब वहां निर्वाचन सन्नाटा की भी स्थिति हो सकती है। तो ये जो निर्वाचन सन्नाटा की स्थिति बिहार से होगी, इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी अब कहां से करेगी? उत्तर प्रदेश में है उनके पास 63-65 सीटें हो गई हैं, अब शायद और 2 बढ़ गई होंगी, यहाँ है। इससे आगे अब उत्तर प्रदेश में तो बढ़ने का रास्ता है नहीं, तो अब ये बढ़ेंगे कहाँ आखिर? मध्य प्रदेश में भी कम होंगे, राजस्थान में भी कम होंगे, गुजरात में भी कम होंगे। तो ये जो कम होने वाली सीटें हैं, तो इसकी भरपाई कहाँ से होगी? तो कोई टापू जो है इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा नहीं दिख रहा है जहां से भारतीय जनता पार्टी को सीटें बढ़ती दिखाई दे रही है। जो कुछ उनका भरोसा था पश्चिम बंगाल से कम होंगी, जो 19-20 सीटें पश्चिम बंगाल से आ गई थी, वहां भी सीटें कम होंगी। ममता बनर्जी कितना भी जो पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, लेकिन अब वहां भी जनता समझ गई है कि ममता बनर्जी पिछले दरवाजे साथ में, तो वहां भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता जो है वहां इस तरीके से नहीं होगा। तो ये कुल मिला के जो स्थिति बनेगी, और इससे विपक्ष के अंदर जो एक चीज एकदम एक तरीके से जो आया है, ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अब जो संघ परिवार के अंदर के लोग हैं उनका एक दबाव जो वो बढ़ जाएगा कि मोदी जी अब आप जो है धीरे धीरे चलिए, अब सरकार जो है वो मोदी और शाह की नहीं होगी, अब सरकार जो चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। ऐसा एक दबाव अंदर से पैदा हो सकता है, और मुझे लगता है कि ये स्थिति जो है वो मोदी जी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बड़े पैमाने पे एक संघर्ष की स्थिति अंदरूनी तौर पे बन सकती है। फलक पे दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, आज दिखाई दे, 6 महीने बाद दिखाई दे, या 2024 के चुनाव से एन पहले दिखाई दे, ये कुछ हो सकता है। लेकिन ये परिस्थितियां निश्चित तौर पर बनेंगी, अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ना मोदी जी इनकार कर सकते हैं, ना वो गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी जो बातें कर रहे थे थोड़े दिन पहले, वो भी इनकार नहीं कर सकते हैं। और हो सकता है कि उनके दिल के जो दबे हुए अरमान हैं वो भी थोड़ा ऊपर निकल करके आए, और आप देखें थोड़े समय में कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से तमाम सुर ऐसे निकलने लगे, जो प्रधानमंत्री का काला जादू जो चल रहा है, उस जादू को जो है वो उसकी काट जो है वो शुरू हो जाए। कुल मिला के ये स्थिति एक बन सकती है। तो अब जो काले जादू के दिन थे, मुझे लगता है वैसे वो ज्यादा चला जादू चलते हुए, तो वैसे भी शक्ति क्षीण हो जाएगी काले जादू की, और वो क्षीण हो रही है। जनता तो लगातार कर ही रही है, ईडी के भरोसे वो जादू नहीं चल, मुझको मिलाकर के बिल्कुल अमलेंदु जी, थोड़ी आवाज भी आपकी ब्रेक हो रही है, लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा। काला जादू बनाम अब अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा बताइए, हालांकि आपने अपने पहले वक्तव्य में काला जादू पर तो बहुत सारी बातें रख दी हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए आज 10 तारीख है, 5 दिन बाद लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इसलिए भी करेंगे क्योंकि एक ऐतिहासिक समय है, और वो नाम उनका दर्ज होने जा रहा है अमृत महोत्सव में। बहुत तैयारियां चल रही हैं, और तिरंगा यात्रा और तिरंगा हर घर तिरंगा, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हम। लेकिन झटका 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि पिछले 5 दिन में दो ज़बरदस्त झटका। एक झटका कांग्रेस ने दिया, जिस पर आज काला जादू कहना पड़ा, और दूसरा झटका जो है वो नीतीश कुमार और बाकी सहयोगी दलों ने मिलकर दे दिया है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें आरजेडी भी है, और बीजेपी को आउट कर दिया है। जिस बीजेपी ने झारखंड में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में और साथ साथ बिहार में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की थी, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं, इसी पैरेलली, लेकिन पैरेलली जब ऑपरेशन बीजेपी आउट चल रहा था उस वक्त, और उस पूरे घटनाक्रम को क्या बीजेपी भांप नहीं पाई? आखिर क्या कारण रहा? पैगासस की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, और यहाँ बहुत कुछ कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं सरकार के पास खुद ब खुद चली आती हैं। नीतीश कुमार इतना ज़्यादा
सजग रहे, सतर्क रहे कि एक भी बात सामने नहीं आई कि सोनिया गांधी से उनकी बातचीत हो रही है, उनकी बात नीतीश कुमार की बात तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव से हो रही है, उस परिवार से हो रही है, पूरी तैयारी चल रही है, अपने विधायक जो सदस्य हैं, विधायक जो हैं उनके साथी, उनके साथ बात हो रही है। लेकिन बीजेपी मजबूती के साथ में है और चाहती है कि वो सरकार में रहे, उसको भनक तक नहीं, और वहां जाकर आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रहेगी। क्या डॉक्टर राकेश पाठक जी, आखिर क्या कुछ रहा होगा? पहली बात तो ये राजीव जी कि पिछले दिनों में जहां जहां सरकारें गिरी, कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिरी, फिर महाराष्ट्र में गिरी, तो हम सब लोग ये विमर्श करते रहे हैं कि इन सरकारों को पता नहीं चलता, इनका लोकल इंटेलिजेंस क्या करता रहा, कमलनाथ को कैसे नहीं मालूम पड़ा कि उनके अपने विधायक कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी ने फिल्मी कहानियां सुनाई कि वे भेष बदलकर देवेंद्र जी रात को निकलते थे, और इस तरह सरकार गिरी। आज कोई ये नहीं पूछ रहा कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे महामानव, अजीत डोभाल साहब, ये सब लोग नहीं पता कर पाए कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर करने वाले हैं। आज कोई नहीं पूछ रहा है इनकी सारी राजनीतिक कौशल पर की वाट लगाकर रख दी नीतीश कुमार ने, अगर थोड़ा सा मुंबईया शब्दों का इस्तेमाल करें तो। ये कितनी बड़ी असफलता है। हम कांग्रेस को कोसते रहे हैं कि जहां जहां उनकी सरकारें गिरी, या राजस्थान में भी कोशिश हुई, नाकाम हो गई। उद्धव ठाकरे को पता नहीं चला, उस रात मुंबई से ही निकलकर चले गए विधायक लोग गुजरात तक। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय सत्ता में है, सारी गुप्तचर एजेंसियां उनके हाथ में है, उन्हें नहीं पता चला कि नीतीश कुमार इतनी बड़ी योजना बना रहे हैं कि आपको सरकार से ही बाहर कर देंगे। तो ये बड़ी असफलता उनकी है। जहां तक प्रधानमंत्री के तमाम सारे बयानों का प्रश्न है, आने वाले समय में इस चुनौती को किस रूप में लिया जाएगा, अमलेंदु जी ने जो बातें कही, मैं उसको थोड़ा सा आंकड़ों के आधार पर और विस्तार देना चाहता हूं कि ये चुनौती सचमुच अब भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने के लिए पर्याप्त है। एक परसेप्शन बना हुआ है कि पूरे देश में बीजेपी का राज है, पूरे देश को भगवा कर लिया है। आप आज आंकड़े अगर देखेंगे राजीव जी, तो 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। देश की राजधानी में नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे 7 लोक कल्याण मार्ग के चारों तरफ उनकी सरकार नहीं है। थोड़ा और कुछ किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो पंजाब में उनकी सरकार नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। आखिर ये हिंदी हार्टलैंड जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की कार्यशाला है, जो ऐसा माना जाता है कि जो हिंदुत्व का जो बुखार है वो यहीं ज्यादा चढ़ता है, अगर यहां उसका धीरे धीरे प्रभाव कम हो रहा है, उनकी जमीन दरक रही है, तो मैं अमलेंदु जी की बात से सहमत हूं कि इसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में सचमुच में पड़ेगा। क्योंकि सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट जीती कांग्रेस, तो उससे ज्यादा और कहां गिरेगी। अगर एक भी सीट का नुकसान होता है तो बीजेपी का नुकसान है। उत्तर प्रदेश में अगर एक भी सीट का नुकसान होता है लोकसभा की, तो वो बीजेपी का, एनडीए का नुकसान है, नरेंद्र मोदी का नुकसान है। और इस सब में पलीता लगाने का काम बिहार ने कर दिया है, जो ज्यादा बड़ी संख्या में सीटों वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़कर महाराष्ट्र में भी सरकार भले बदल रही हो, गिरा ली हो, वहां भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल नहीं है, सुविधाजनक स्थिति में नहीं है। और अब बिहार में भी मुश्किलात उनके सामने आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का यह घटनाक्रम, एक तो वो ऑपरेशन लोटस पर रोक लगाने का काम करेगा। फिर भी आप बहुत मुतमईन मत रहिए, निश्चिंत मत रहिए। मोदी शाह की राजनीति किसी भी नाकामी के बाद जिस तरह की बदला लेने की राजनीति है, मुझे नहीं लगता कि वे बहुत आसानी से ऑपरेशन लोटस को बंद कर देंगे, उसको विराम लगा देंगे, या ईडी के जो काफिले हैं वो अब जाना बंद हो जाएंगे गैर भाजपा राज्यों में। मुझे विश्वास नहीं है, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो फिर लेकिन फिलहाल उनका मनोबल जरूर टूटा है। प्रधानमंत्री का आज का भाषण भी, वे दूसरों की निराशा का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनके भाषण में जो जो बातें थी वे उनकी खुद की निराशा को परिलक्षित कर रही थी। एक अंतिम बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, यह संभव नहीं है कि केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह अनुमान नहीं होगा कि महंगाई किस कदर विकराल हो चुकी है और जनता के बीच में महंगाई के खिलाफ क्या भाव धीरे धीरे उफन रहे हैं।
कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन किया, तमाम विपक्षी दल इस पर आवाज उठाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खतरा भी उनके कानों तक पहुंच रहा होगा। और ऐसे में एक राज्य में सरकार से बाहर हो जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा सबक है, खतरे की घंटी। जी राजीव जी, बहुत बड़ा सबक है, खतरे की घंटी है। और उसी पर चर्चा, यानी बिहार, और बिहार की बात हम पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं। आज इधर देखें, बिहार की बात अगर कर रहे हैं हम, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शपथ ले चुके हैं और 24 तारीख को 24-25 2 दिन बिहार में विधानसभा बुलाई गई है और उसी समय 164 लोगों का जो समर्थन है, सदस्यों का जो समर्थन है, वो साबित होगा कि सरकार इनकी बहुत मजबूत है, यानी नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार। खैर, सुनील शुक्ल जी, क्या आप कहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ उस समय कट गई थी, वीडियो शायद डाउन हो गया था आपका, थोड़ा आप अपनी बात को वहीं से उठाइए और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब जिस आगे के भविष्य को हम देखना चाहते हैं, जिस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के पाला बदलने से विपक्ष की तस्वीर कैसी दिखाई देती है, क्योंकि बहुत ही एक अलग तस्वीर थी बिहार की, और जहां 39 सीट्स बीजेपी और इस गठबंधन के पास था, यानी कि नीतीश कुमार के गठबंधन के पास में था बीजेपी और नीतीश। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी नज़र आ रही हैं और खुल के बोल रहे हैं नीतीश कुमार कि 2014 वाली स्थिति, 2019 वाली स्थिति 2024 में नहीं होने वाली है, अब भी से 2024 की बात हो रही है। राजीव जी, जब जेडीयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़े हैं, वही स्थिति हुई है जिसकी बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2015 का चुनाव अभी पीछे का आपके सामने है। तो अगर ये दोनों, वहां 3 शक्तियां हैं, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। कांग्रेस ही बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, और जीत उन्हीं की होनी है जहां 2 एक साथ होंगे, ये तथ्य है। आज जो हालात बन गए उसमें साफ लग रहा है कि बीजेपी के साथ अब कोई नहीं है। इसलिए मेरा यह मानना है कि बीजेपी बुरी तरह से उसका सफाया हो जाएगा 2024 के चुनाव में बीजेपी का। रही बात इसकी, देखिए जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, सवाल यह है कि यह बीजेपी का अति आत्मविश्वास है जिसकी वजह से ये इनको मुंह की खानी पड़ी है। जो इन्होंने लालू यादव के सहयोगी भोला यादव को पकड़ा था, इन्होंने उस मामले में गिरफ्तारी हुई है भोला यादव की, जिस एफआईआर में लालू यादव के परिजन भी आरोपी हैं। यह आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी कि वह किसी भी सूरत में जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे, और उनको यही लग रहा था कि वह इस दबाव के तहत आरजेडी को ले लेंगे, और अगर किसी तरह की कोई गठबंधन से अलग होने की कोई प्रयास नीतीश कुमार करते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। यही आत्मविश्वास बीजेपी को ले डूबा। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो बिहार की राजनीति है वह उद्धव ठाकरे की राजनीति नहीं है जी। आप ये सोचिए कि अगर ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये जो केंद्रीय एजेंसियां, अगर इन्होंने बिहार की पर अपनी गतिविधियां बढ़ाई, तो ये ऐसे नेता हैं जो सड़क पर उतर आएंगे। ये कमरे में बैठ के राजनीति नहीं करेंगे, बयानबाजी नहीं करेंगे। आपको यह दिखाई पड़ेगा कि ये लोग सड़क पर आकर के प्रदर्शन पर उतर गए हैं। एक अलग तरह का माहौल बनेगा बीजेपी के खिलाफ, जो मैं कई बार आपको बंगाल में भी दिखाई पड़ा है। तो बीजेपी में, बिहार में स्थिति यही आएगी। बावजूद इसके बीजेपी अब इस सरकार को अस्थिर करने का कोई प्रयास छोड़ेगी भी नहीं। वह लगातार इस बात की कोशिश करेगी कि यह किसी भी तरह से यह सरकार स्थिर हो, इसके विधायक टूटे, उनको या तो खरीद लिया जाए या उनको डरा दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का नियंत्रण तेजस्वी का या लालू प्रसाद जी का आरजेडी के ऊपर है और नीतीश कुमार का जेडीयू के ऊपर है, मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी की स्थिति सफल हो पाएगी। दूसरी बात है कि जो बिहार में राजनीति हुई है, इससे पूरे विपक्ष को एक संदेश गया है, मजबूत संदेश गया है कि आप संयुक्त रूप से, संगठित रूप से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, और आप लड़ेंगे तो बीजेपी पराजित होगी। और आप इस एक घटना ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों जगह की विधानसभा चुनावों का परिवेश बदल देगी। जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ेगा वहां गुजरात में, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके,
आम आदमी पार्टी तो गुजरात में और हिमाचल में दोनों जगह लड़ रही है, लेकिन बाकी विपक्ष बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी का सामना करेगा और बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग होगी पूरे बीजेपी के खिलाफ। और उस समय भी आपको लगेगा कि बीजेपी को डिफेंसिव होना पड़ेगा और बहुत भारी नुकसान होगा इनको वहां पर। जो बीजेपी की स्थिति आज बिहार में क्यों स्थिति बन गई? बीजेपी के पास बिहार में कोई इस तरह का नेता नहीं है जो नीतीश कुमार को के बरबक्स खड़ा हो सके। कोई भी किसी भी नेता का आप नहीं नाम ले सकते, चाहे संजय जायसवाल हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे ये केंद्रीय मंत्री जो लोग हैं वहां पे वो लोग हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका स्टेचर हुआ हो कि जो नीतीश कुमार के सामने खड़ा हो। एक जो प्रशांत जी ने कहा कि अकेला राज्य है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई नहीं बन पाया, एक अलग तरह की राजनीति है वहां पर। और यह तो सब ये स्वीकार है और यह स्वीकृत तथ्य है कि एक जाति आधारित राजनीति है। और उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके का संगठन, जिस तरीके से सामाजिक संगठन खड़े किए हैं, उसमें बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति सफल नहीं हो पाती। और इसके वजह से बिना उसको इस तरह के किसी दल के समर्थन के बगैर वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। जो सबसे बड़ी बात जो मुझको समझ में आती है कि इस बिहार की घटना ने पूरे विपक्ष को एक क्रॉस द कंट्री ये संदेश दिया है कि हमको एक संगठित होकर के मजबूती के साथ बीजेपी का सामना करना है और बीजेपी को पराजित करना है। और आप ये देखिए कि इसका स्पंदन, इसकी हलचल आपको पूरे देश में सुनाई पड़ेगी। हर नेता ने, मतलब मुझे लगता है कि ममता को छोड़ करके, ममता बनर्जी को छोड़ के लगभग हर नेता ने इसे प्रतिक्रिया दी है और नीतीश कुमार का समर्थन किया और ये कहा है कि जो हुआ ये होना चाहिए था। और ये कहा है कि बीजेपी के सामने नीतीश कुमार ने चुनौती खड़ी की। तो जो ये संदेश गया है और बीजेपी पूरे विपक्ष के सामने एक संगठित होकर के मजबूती के साथ विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने का एक माहौल बना है, यह आने वाले दिनों में राजनीति को बहुत कायदे से प्रभावित करेगा। और बिहार के आसपास के सभी राज्यों में, खासतौर से हिंदी बेल्ट में इसका असर पड़ेगा। मेरी अपनी समझ कहती है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनका लगभग सभी हिंदी राज्यों में एक अच्छी पहचान है। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी है। और जो तर्क, जो बातें प्रधानमंत्री जी के लिए बीजेपी देती है कि वह एक ईमानदार नेता है, वही तर्क लागू होता है नीतीश कुमार के साथ। एक भी आर्थिक अपराध का, एक घोटाले का आरोप आज तक नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं लग पाया। ये बात कही जाती है कि वो अपने परिवार को और उनको परेशानी नहीं देते हैं, वही बात नीतीश कुमार के साथ लागू होती है। ये बात कही जाती है कि वो बैकवर्ड नेता हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, वही बात नीतीश कुमार के साथ लागू होती है। और एक बात जो एक प्लस होती है नीतीश कुमार के साथ कि एक हाईली क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड नेता है वो, एक उच्च शिक्षा प्राप्त नेता, और जिसने जो 17 साल तक किसी प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री जिनके सरकार के ऊपर किसी घोटाले का आरोप नहीं लगाया। ये जो लोग जो बात करते हैं, जो भी पिछले दिनों कल भाजपा नेता ने कहा, रविशंकर प्रसाद जी ने, कि यह मैंडेट का विरोध है, मैंडेट के खिलाफ उन्होंने निर्णय लिया। अरे साहब, 2015 में किसके लिए मैंडेट था? जब जेडीयू आरजेडी ने सरकार बनाई थी मिलकर के चुनाव लड़ने के बाद, और 2017 में आपने सरकार को तोड़ दिया था। मैंडेट किसको मिला था? क्या उस समय यह बात नहीं लागू होती थी? अगर आज आप मैंडेट की बात कर रहे हैं कि आप बीजेपी और जेडीयू मिलकर के चुनाव, और आपने भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। चिराग पासवान के माध्यम से जिस तरीके से जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, ये सबके सामने है। बिहार का एक आम आदमी जिस बात को समझ में जो बात समझ में आती है, क्या नेताओं की बात समझ में नहीं आती? तो यह बात भी आप सोचिए ना कि इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि सरकार तोड़ने के बाद ये सड़क पर उतर जाए। आज जहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी पार्टी मुख्यालय पर कर रहे हैं, कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि उनको पता है कि वो जन समर्थन इनको नहीं मिलने वाला है जिस जन समर्थन का ये दावा करते हैं। इसलिए यह जो बिहार की शुरुआत है, जो बिहार की शुरुआत नीतीश कुमार ने की है, वह विपक्ष को ताकत देने की शुरुआत है, बीजेपी को कमजोर करने की शुरुआत है। बीजेपी की जो गैर संवैधानिक गतिविधियां रही हैं, जो विभिन्न दलों को तोड़ने और उनको समेटने की राजनीति रही है, उस पर रोक लगाने की राजनीति है। और निश्चित रूप से आप मानिए कि आने वाले दिनों में यह राजनीति और परवान चढ़ेगी। जी राजीव जी। प्रशांत टंडन जी, अभी अचानक मुझे एक नाम याद आ रहा है, पीके,
प्रशांत किशोर कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। आखिर है कहाँ ये चाणक्य? और इसलिए भी क्योंकि ये पूरी गतिविधियां जो हुई हैं इसमें जेडीयू देखिए, इसमें आरजेडी, इसमें कांग्रेस पार्टी, और कहीं कोई बयान नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं आया। शायद आपकी नज़र में, आप तीनों साथी जो बैठे हुए हैं या जो हमारे साथी दर्शक साथी जो देख रहे हैं, कहीं आया हो तो आप ज़रूर लिखिए अगर कमेंट बॉक्स में कि प्रशांत किशोर का कहीं भी बयान आया हो तो, क्योंकि एक विकल्प देने की कोशिश कर रहे थे। क्या लगता है, हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक मसाला देने की जो कोशिश होती है गोदी मीडिया की तरफ से, बाकियों की तरफ से, वो मसाला हो सकता है आने वाले समय में दिया जाए कि प्रशांत किशोर जैसी ताकत जो है अब बीजेपी को मिलने वाली है। क्या ऐसा हो सकता है प्रशांत टंडन जी? प्रशांत किशोर का बयान आया है और मैं दफ्तर में कोई सुन भी रहा था, लेकिन मैंने उस पर तवज्जो नहीं दिया कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उनका कुछ बयान आया, कुछ की बहुत अनभिज्ञता सी वो प्रकट कर रहे हैं इस पूरे मामले पे, और इतने बड़े रणनीतिकार। उनका देखिए खेल वही था कि वो कांग्रेस में जाने के लिए वो आतुर थे, उनको भेजा जा रहा था, वो उनका प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। और वो कभी भी प्रशांत किशोर जो पार्टियां जीतने वाली होती उसी के कंसल्टेंट वो होते हैं, बगैर जीतने वाली पार्टी के कंसल्टेंट वो नहीं बनते, और जब भी बनते हैं तो उसमें कुछ करा नहीं पाते हैं। मैं उनको मानता बड़े भारी रणनीतिकार है। अगर वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जब वो राय मशवरा अपनी दे रहे थे कंसल्टेंसी, उसमें वो कुछ करा पाते। खैर देखिए, जो जहां से सिनेरियो बन रहा है राजीव जी, वो डिफरेंट है। और जो इसमें जो चीजें दिखाई दी हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने इतने सीबीआई, ईडी और इंटेलिजेंस ब्यूरो और सबके मौजूदगी में आंखों से काजल की तरीके से चोरी कर ली, वो बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सारे बीजेपी और सरकार के अंदर अंतर विरोध पैदा हो गए हैं। और मैंने लंबे समय तक राजीव जी कैबिनेट और पीएमओ को एक संवाददाता की तरह कवर किया है, कई चैनलों में कवर किया है, और मैंने आज तक नहीं देखा कि कैबिनेट सेक्रेटरी को 2 बार एक्सटेंशन, रॉ चीफ को 2 बार एक्सटेंशन, डिफेंस सेक्रेटरी एक्सटेंशन पर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर एक्सटेंशन पर है, होम सेक्रेटरी एक्सटेंशन पर है, आईबी के चीफ को 2 बार एक्सटेंशन मिला, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर लगातार 2 बार एजीएमयूटी कैडर का नहीं है, बाहर से लाया गया है। तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट आइसोलेशन है कि ब्यूरोक्रेसी में भी आपको किसी पर विश्वास नहीं है। जनरल रावत का हादसे को हुए 10 महीने 11 महीने हो गए हैं, नया सीडीएस नहीं अपॉइंट हो पाया। तो क्या वजह है इसकी? इसकी वजह वही है कि सिस्टम में बहुत अंतर्विरोध पैदा हो गए हैं। कहा जाता है, जो मैंने सुना है बहुत जगह, कि नीतीश कुमार के और अमित शाह के बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया, वो पब्लिकली वो बोल चुके हैं इस बात को कि अमित शाह के कहने पर मैंने प्रशांत किशोर को रखा था। नीतीश कुमार की अमित शाह से बातचीत भी हुई है फोन पर, और आप ये देखिए कि कितने आराम से गवर्नर ने भी कुछ नहीं किया, और कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल नहीं आया। मतलब इतना आसानी से, ना कोई रिसोर्ट, ना कोई, आराम से हो गया सब, और लोटस का उल्टा। तो ये कैसे हो गया? तो मुझे लगता है कि जो सतपाल मलिक ने कहा था अमित शाह और मोदी के बारे में, उसमें कुछ सच्चाई जरूर है कि सत्ता के अंदर बहुत कॉन्ट्रडिक्शन और आइसोलेशन पैदा हो गए हैं। यूं ही नहीं कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी एक अलग आवाज बोल रहे हैं। तो एक बहुत बड़े, जो जिसको हम लोग पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, कि डायनासोर के खत्म होने की जो थ्योरीज हैं,
उसकी एक थ्योरी ये भी थी कि वो अपना वजन संभाल नहीं पाए थे। तो ये अपने वजन इन लोगों को संभाला नहीं जा रहा है और इतने अंतर विरोधों में ये घिर गए हैं। तमाम तरीके की बातें ब्यूरोक्रेसी में से आती हैं छन के, खुले तौर पे अब लोग बात करने लगे हैं। और इसीलिए क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार अफसर जो है रिटायर हो जा रहे हैं बिना टॉप पे पहुंचे हुए। आप अगर कैबिनेट सेक्रेटरी को 2 बार एक्सटेंशन दे देंगे तो कितने सेक्रेटरी रिटायर हो जाएंगे जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी बनने लायक थे। इस तरीके से हर महकमे में आप कर रहे हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी का, इसीलिए आप देखिए कि डॉलर की स्थिति, पेट्रोल के दाम, महंगाई, इस पे लग रहा है कि सरकार काम ही नहीं कर रही है। बेरोजगारी, रोजगार नहीं पैदा हो रहे, सरकार काम ही नहीं कर रही है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं 5 लाख से ऊपर आरक्षित नौकरियां खा चुके हैं। अभी केंद्रीय उसमें 9 ही लाख बची हैं नौकरियां जो आरक्षित कैटेगरी की हैं, यानी SC, ST, OBC की। तो ये ब्यूरोक्रेसी के जो अंतर विरोध हैं, ये जब पैदा होते हैं तो स्थिति वैसी ही होती है जैसी 2011-12 के बाद हमको यूपीए में दिखाई दे रही थी। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूँगा। और मज़ेदार तथ्य ये है कि कुनबा धीरे धीरे सिमट रहा है बीजेपी का, और फिर भी कहा यही जा रहा है, जो अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी बहुत सही कह रहे थे कि डायनासोर की अगर उसके लुप्त होने की अगर बात, उस पर जो रिसर्च है उसको देखा जाए तो अपना वजन डायनासोर नहीं संभाल पाए। वजन नहीं संभाल पा रहे हैं बीजेपी वाले भी। धीरे धीरे इतना बढ़ गए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा तो करने लगे, लेकिन अंदर खाने में ये स्थिति आई कि आपको सरकार नहीं मिल रही है तो येन केन प्रकारेण आप सरकार हथिया लीजिए, और वही चलता रहा। अब उसमें आप मात खाने लगे हैं। ये गति और बढ़ेगी क्या, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब जो विंटर आने वाला है, ये जो अक्टूबर का महीना आएगा, नवंबर का महीना, उसके बाद आगे हम लगातार चुनाव देखेंगे, राज्यों के चुनाव। 11 राज्यों में चुनाव होने हैं 2024 से पहले, और वैसे में अगर 2, 4, 5 राज्यों में मात खा गई बीजेपी तो फिर 2024 में फिर कुछ ऐसी हवा बह जाए जैसी हवा बहे थी 2019 में, राष्ट्रभक्ति की हवा, तभी कोई बात बनेगी, वरना तो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी, देखिए राजीव जी, 2019 जैसी राष्ट्रभक्ति की भावना के लिए फिर कोई पुलवामा चाहिए, तो वो तो तभी वैसी देशभक्ति की भावना जो है बह सकती है, उससे पहले तो बह नहीं सकती है। हर घर तिरंगा से तो वो भावना बहेगी नहीं। हर घर तिरंगा जब होगा। अमलेंदु जी, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पुलवामा हो, ये भी तो यही कह रहा हूं कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, देश की जनता नहीं चाहेगी कि पुलवामा हो दोबारा। जो घटना घटी, भले उसमें फायदा जो भी हो, तो राष्ट्रभक्ति की भावना के लिए पुलवामा हो, ये कतई देश नहीं चाहेगा। शायद हमारे साथी जो सुन रहे हैं वो भी यही कहेंगे कि नहीं, जो भी हो जाए पुलवामा नहीं। जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि देश जो है इसको बर्दाश्त अब करेगा भी नहीं कि कोई दूसरा पुलवामा हो। तो जो हर घर तिरंगा अभियान है, उससे तो बार बार ये चीजें निकल के आ रही हैं कि जो आज हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं, ये तो तिरंगे को जलाने वाले थे, तिरंगे का इन्होंने विरोध किया था। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। 52 साल तक अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं फहराया, और अभी प्रातः स्मरणीय मोहन भागवत जी मध्य प्रदेश में थे, शायद वहां उनको उस कांग्रेसी कार्यकर्ता तिरंगा झंडा भेंट करने के लिए आ रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई, ऐसी कोई खबर अभी पड़ी थी मैंने 2-3 दिन पहले, ऐसी कोई खबर आई थी। तो देशभक्ति की भावना जो है वो तिरंगे के जरिए अगर बहेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली नहीं होगी किसी तरीके से। और देशभक्ति की भावना जो है वो अगर चुनावी भावना में बदल जाए तो वो देशभक्ति की भावना नहीं है। तो इसलिए जो है ये देशभक्ति की वैसी भावना भारतीय जनता पार्टी किसी काम में आने वाली है भी नहीं, क्योंकि देशभक्ति का मुखौटा जो है
वो अब लोगों के सामने आ गया। जो काला जादू था देशभक्ति का वो भी अब खत्म हो रहा है जिस तरीके से चलाया गया था। दूसरी बात ये कि राजीव जी, डायनासोर जो सिर्फ अपना वजन ही नहीं संभाल पाए इसीलिए नहीं मर गए, बल्कि एक रिसर्च ये भी है कि मच्छरों ने मार दिया डायनासोरों को। तो डायनासोरों के लिए मच्छर अब बहुत पैदा हो गए हैं। जिनको आप मच्छर समझ के मसल रहे थे ईडी के जरिए, वो मच्छर जो है अब डायनासोरों को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये भी एक रिसर्च है, वैज्ञानिक रिसर्च है ये भी। डायनासोर जो थे वो मच्छरों ने मार दिए। तो ये सब चलता रहता है। हाथी जो है वो चींटी मार देती है हाथी को, ये भी एक कहावत है, पता नहीं कितना सच है कितना गलत है। तो इसलिए जो है हाथी और डायनासोर जो हैं, अब वो लोग तो, अब हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है कि कौन हाथी है कौन डायनासोर है, कहावत जो इस तरीके की उस पर सब चीजें हैं। लेकिन कुल मिला के जो परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे लगता है कि अब जो है धीरे धीरे जो है वो अब टर्न हो रही है राजनीति। देश की राजनीति जो है वो अब कुछ नए मोड़ ले रही है और आने वाले समय में इसमें कई मोड़ जो है और दिखाई देंगे। और अब राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने आसान नहीं है, पहले भी नहीं थे लेकिन अब और बिल्कुल आसान नहीं है। दूसरा जो नीतीश का ये ऐलान है कि वो जाएंगे गुजरात और वहां जाके भी प्रचार करेंगे, तो इसके साथ साथ आपको ये भी याद करना चाहिए कि जो पटेलों के नए नेता तैयार हुए हैं, पहले देशद्रोही थे अब देशभक्त हो गए हैं, हार्दिक पटेल, उनका एक आपको याद होगा वायरल हुआ था कि नीतीश भी हमारा है, और उन्होंने बताए थे कौन कौन से जो है कुर्मी और पटेल नेता जो है वो सब हैं। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश जो है वो गुजरात में जो पटेलों पे भी काम करेंगे, जो मोदी जी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और वैसे भी पटेलों में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, जिस तरीके से वहां पटेल नेतृत्व तो खत्म किया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलकर के। और अब वहां जो एक हवा चल रही है और जो एक हवा में बात कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि 2024 में वापसी नहीं होनी है, तो जो हमारे गृह मंत्री है वो अब वहां के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि वह मुख्यमंत्री तो रह लिया जाए गुजरात का। तो ये हवा जो और चलेगी गुजरात में, तो ये कुल मिला के और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये चीजें जो है सब मिला के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छी नहीं है। बाकी अब मशीनें क्या कर दें और ईडी के बल पे क्या हो जाए वो चीजें अलग की है, लेकिन जनता का जहां तक सवाल है तो जनता की तरफ से अच्छी सूचनाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलने वाली मुझे लगता है कि नहीं है। और फिर कहूंगा कि बाकी डेमोक्रेसी है, कुछ भी हो सकता है। हम जिस जनता को देख समझ रहे हैं हो सकता है वो जनता दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी की जनता हो, तो लेकिन जिस जनता को हम देख समझ रहे हैं उस जनता को देखते समझते हुए हमको यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में सूचनाएं अच्छी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नया संघर्ष जो है वो जन्म लेने वाला है। ये अभी सतह पे दिख रहा है, बाकी आगे क्या होगा ये समय बताएगा। जी बिल्कुल, समय जो है अभी ठीक नहीं चल रहा है, सीधे शब्दों में कहें ये बीजेपी के लिए। और नीतीश कुमार इधर रहें या उधर रहें, मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे, ये साफ दिखाई दे रहा है। अभी तो अगले 2 साल तक वही दिखाई दे रहे हैं बिहार में। और नीतीश कुमार के पलट जाने से जो एक अलग परिस्थितियां निर्मित हुई हैं इस देश में विपक्षी दलों की मजबूती को देखते हुए, वो ज़बरदस्त झटका है बीजेपी के लिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत सामने है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी, और पीछे अगर कहें तो वहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, क्या कुछ आगे ये लोग गुल खिलाएंगे वो देखना दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद देता हूँ सुनील शुक्ल जी को, बहुत धन्यवाद देता हूं प्रशांत टंडन जी को, बहुत धन्यवाद अमलेंदु उपाध्याय जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे 2 साथी और जुड़े हुए थे, राकेश पाठक जी, डॉक्टर राकेश पाठक, और साथ में थे दीपक कोचगवे जी। आप पांचों को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे तमाम साथी जो अपनी बात यहां रख रहे हैं लगातार, ओम प्रकाश तिवारी जी लिख रहे हैं कि उपाध्याय जी, गुजरात के पटेल भी कुर्मी जाति के हैं, जिस जाति के नीतीश कुमार हैं। यदि गुजरात में नीतीश कुमार गए तो मोदी के लिए खतरे की घंटी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी। जाति आधारित राजनीति हमारे यहाँ होती है और इसमें 2 राय
कतई नहीं है और आप जो बात रख रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी हैं 19 लाख ईवीएम गायब है और बात आपकी भी सही है देवेंद्र चटर्जी जी, 19 लाख ईवीएम की बात लगातार हो रही है। सतीश शर्मा जी कह रहे हैं कि 37-38% में से 15% तो ईवीएम से मिलता है, ये बात भी सही है सतीश शर्मा जी। और आजम अंसारी हमारे साथ, अब्दुल जब्बार हमारे साथ, बेस्ट न्यूज़ चैनल कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद। द्वारका दास शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, अब बीजेपी का अंत लिख रहे हैं। प्रमोद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे प्रमोद जी कह रहे हैं कि विपक्ष के लिए 2024 के चुनाव के लिए एक सुनहरा अवसर है। प्रमोद कुमार BHU बनारस से हमारे साथ जुड़ते हैं। आपसा खान कह रही हैं अब तो ईश्वर भी परेशान हो गया है बीजेपी के झूठ से। और हरोल अलमेदा का कहना है कि कुवैत से वेरी नाइस डिबेट राजीव जी, गुड नाइट। आपको भी गुड नाइट हरोल अलमेदा जी। और जावेद इकबाल खान कह रहे हैं झूठ का चिराग बहुत दिन तक नहीं जलता है, ईश्वर ने चाहा तो नया सवेरा होगा और देशवासियों को राहत मिलेगी। जावेद इकबाल खान जी कह रहे हैं। मोहम्मद असलम हैं, कह रहे हैं सत्ता धर्म का नशा जनता को देकर मस्त है। और सतीश शर्मा नमस्ते कह रहे हैं, आपको भी नमस्ते। और रजवी साहब भी हमारे साथ बहुत अच्छी चर्चा कह रहे हैं। और साथ में शकील अहमद जी हैं जो कह रहे हैं कि आज का टॉपिक बिल्कुल सही है, बीजेपी के सामने अब बहुत मुसीबत आने वाली है। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं अवसर मिले तो DB लाइव के लिए काम करेंगे हम। ओम प्रकाश तिवारी जी बिल्कुल अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। जुमले आज़म हमारे साथ बने हुए हैं, इनायत याकूब हमारे साथ में और जावेद इकबाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीमा खातून हैं। तो आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक हमारे आप सब जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है और कार्यक्रम की शोभा आप बढ़ा देते हैं अपनी बातों अपने विचारों से। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से और कल शाम फिर हाजिर होंगे हम ऐसे ही कुछ खबरों के साथ, कुछ वैचारिक पृष्ठभूमि वाले हमारे तमाम पैनलिस्ट दोस्तों के साथ में और आप सबका इंतज़ार रहेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।